जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, आपने पिछला सेट देखा होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा पिछला सेट। और आज मैं आपके लिए नया सेट लेकर आया हूँ जिसका जो सेट नंबर 7 8 होगा, जो सेट नंबर 6 है दोस्तों। तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये एक मोटिवेशन वर्ड मैं आपके लिए लाया हूँ, मोटिवेशन क्वेट है। आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, ठीक है। मतलब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक आदमी को ही शिक्षित करते हैं। आप एक औरत को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब आपको बखूबी समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी बहनें देख रही है वो इस वीडियो को शेयर कीजिए, दबाकर लाइक कीजिए, दबाकर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो की पूरी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और अपने क्लास के टाइमिंग पे आप उपस्थित हो। अभी घड़ी में 2 बज चुके हैं, 2 PM, जिस समय हम लोग का क्लास चलता है। हम लोग प्रत्येक दिन 2 बजे मिलते हैं दोपहर में और एक बहुत ही अच्छे सेट को अनुभव करते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। और हल करने के बाद हम अपना मार्क्स जानते हैं कि हमारा मार्क्स कितना आया, और उस मार्क्स के बेसिस पे हम ये अपने आप को एनालाइसिस करते हैं कि क्या हम आने वाले दरोगा एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं। क्योंकि मैं जो सेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं दिया हूँ। ये जितने टोटल आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 25 क्वेश्चन का हमारा एक सेट होता है। ये 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपका टोटल प्रीवियस ईयर का है भरा हुआ। तो आप अनुमान लगाइए कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर में 25 में 20 ला रहे हैं तब तो आपके कंधे पे 2 स्टार निश्चित है, और नहीं ला रहे हैं तो आपको अभी से कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए, ये सब सारी बातें आप लोग समझते हैं और मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारे लोग ग्रेजुएट हैं और बखूबी इस बात को समझते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग सेट पे आते हैं। हमारा सेट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। उससे पहले दोस्तों, जो लोग भी इस चैनल पे अभी नए हैं वो कृपया कर शेयर को ये सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी आपको दिख रहा होगा, उस घंटी को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए मैं वीडियो अपलोड करूं या क्लास स्टार्ट हो तब। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, संगठनात्मक सरकार से क्या तात्पर्य है। संगठनात्मक सरकार से क्या होता है, संगठनात्मक सरकार में क्या होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, प्रांतों की श्रेष्ठता होता है, केंद्र और राज्य की सामान्यता होती है, या शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना हो कि संगठनात्मक सरकार कहते किसे हैं। संगठनात्मक सरकार उसे कहते हैं जो छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक बड़ा यूनियन बना लेता है, अर्थात एक बड़ा राज्य बना लेता है, अर्थात बड़ा एक देश बना लेता है। उसे हम लोग संगठनात्मक सरकार कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई छोटे छोटे राज्य हैं, ये सब राज्य मिलके एक बड़े राज्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात देश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे ही हम लोग संगठनात्मक सरकार कहते हैं, ठीक है। हमारे देश में संगठनात्मक सरकार नहीं है, ठीक है। हमारे देश में एकात्मक सरकार है, ठीक है, जो कि जिसकी नागरिकता एक होती है, केवल भारत की नागरिकता होती है। लेकिन संगठनात्मक सरकार में डुअल सिटीजनशिप होता है, अर्थात दुई नागरिकता होती है। एक तो आपका स्टेट का नागरिकता होता है और एक आपका देश का नागरिकता होता है। मैं आपको समझाने के लिए अपने भारत से रिलेट करता हूँ कि अगर कोई आदमी गुजरात में रह रहा है, कोई आदमी गुजरात में रह रहा है
और गुजरात कहाँ है? भारत में है। तो गुजरात अगर भारत से मिलकर बना है तो आपके पास गुजरात का भी ये आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, अर्थात पहचान पत्र होना चाहिए, और भारत का भी। ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में मैंने समझाया, लेकिन ऐसा अमेरिका में होता है। अमेरिका में जो है कि संघनात्मक सरकार का एग्जाम्पल है। तो संघनात्मक सरकार का शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, मतलब ढेर सारे शक्ति मिलकर एक बड़े शक्ति का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग एकात्मक सरकार कहते हैं। आई होप को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शेड्यूल भाषाओं का उल्लेख करती है? 4, 8, 10, 12। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। जो 8 अनुसूची है, जो शेड्यूल 8 है, उसमें भाषा के बारे में बताया गया है कि हमारे संविधान में भाषा का उल्लेख जो है कि शेड्यूल नंबर 8 करता है। अब शेड्यूल नंबर 8 की बात करें तो शेड्यूल नंबर 8 में जो है कि कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो अभी वर्तमान में जो है कि टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन जिस समय संविधान बना था, अर्थात क्वेश्चन आएगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी, अर्थात 14 थी। अमेंडमेंट के द्वारा हमारा जो है कि भाषा को जोड़कर 22 किया गया। ठीक है, तो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला अमेंडमेंट हुआ आपका 21वां, फिर 71वां, फिर आपका 92वां अमेंडमेंट। अब यहीं पे आप लोग समझिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 97वां अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, चलिए 92वां अमेंडमेंट 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। पहला है बोडो, दूसरा है दार्जिलिंग, नहीं बोडो डोगरी, बोडो है, डोगरी है, और आपका संथाली है, और एक आपका और है मैथिली। ठीक है, बोडो भाषा जो है कि दार्जिलिंग और असम के मध्य बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, चलिए, और संथाली तो आपका झारखंड में बोलते हैं, और डोगरी हम लोग कहाँ बोलते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि 4 भाषा यहाँ मिला, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, तो 4, 3, 7, 1, 8 भाषा मिलके हमारा 14 से 22 भाषा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 10, 8 से 12, 8 से 14, 6 से 14। आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है कि सरकार जो है कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 21A में ये बात कही गई है कि संविधान की 6 से 14 तक के बच्चों को ये दिया जाएगा निःशुल्क शिक्षा। अब ये आर्टिकल 21A यानी कि ये सब आर्टिकल आ गया, ए यानी कि सब आर्टिकल आ गया। 21 तो हमारा जीवन का अधिकार है, लेकिन ये ए सब आर्टिकल आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है कि लाया गया होगा, अमेंडमेंट करके ये आर्टिकल लाया गया होगा 21A। तो ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है? तो 86वां अमेंडमेंट 2002 में ये संविधान में संशोधन किया गया, और संशोधन करके बताया गया कि 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और इसी अमेंडमेंट के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मूल संविधान में 10 था, लेकिन अभी फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, और इसी संशोधन के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि
कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जो है कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। किस कहने का मतलब किस कर्तव्य के तहत, तो फंडामेंटल ड्यूटी के तहत जो है कि ये आपको निःशुल्क शिक्षा देना है। मतलब माँ बाप का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा प्रदान करें और राज्य का कर्तव्य है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बात करें तो राज्य अपहरण नीति शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई, हेस्टिंग, वेलेजली, डलहौजी या फिर वेटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा। राज्य अपहरण नीति को हम लोग डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य अपहरण नीति। ये राज्य अपहरण नीति की अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये ऐसा बात है, इसमें होता ये है कि जो भी राज्य हैं, मतलब जिस समय अंग्रेज हमारे देश में थे तो इसका जो शुरुआत जो है डलहौजी ने किया था। तो ये डलहौजी एक अंग्रेज था, ठीक है। तो ये करता क्या था कि जो भी राज्य थे अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ये नियम निकाला कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा जिस राज्य का, उस राज्य को वो अपने में अंग्रेजी जो है सरकार अपने में मिला लेगी, ठीक है। इसी का विरोध हुआ और इसी के विरोध के फलस्वरूप आप देखे होंगे झांसी की रानी की जो लड़ाई हुई तो 1857 में हुई थी। लेकिन 1857 की जो लड़ाई थी ये पूरी तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ाई थी। तो ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 9 बजे वाला बैच चल रहा है रात में, उसमें पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरह से। लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने एक आपको ये विस्तार रूप से थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो है कि ये राज्य अपहरण नीति के तहत सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य था जो कि इस नीति के तहत आया। तो सतारा ऐसा राज्य था जो कि इस नीति के तहत जो है कि इसे अपने अंग्रेजी साम्राज्य ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। चलिए इसके बाद भी और सारे राज्य हैं तो उसका डिस्कशन यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्चुअल बात होनी चाहिए वो बाकी जो है कि कंसेप्चुअल बात आपका क्लास में चलेगा, जो कि आपका फाउंडेशन का क्लास 9 बजे रात्रि में चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? वीरगति प्राप्त की यानी प्रदान की, प्रदान गलत सही वर्ड नहीं है, या प्राप्त की होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन है तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी। हाँ जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा झांसी की रानी। इस चारों ऑप्शन में झांसी की रानी एक मतलब कि इसमें जो है कि वीर गति को प्राप्त हुई थी। बाकी जो है कि तात्या टोपे, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, वहीं इनकी मौत हो गई। रंगून कहाँ है? म्यांमार में है, ठीक है। अच्छा, झांसी की रानी के बारे में ह्यूरोज ने कहा था, जो कि इस विद्रोह को दबाया था। ह्यूरोज एक ब्रिटिश क्या था, शासक था, जो कि इस विद्रोह को दबाया था, झांसी की विद्रोह को दबाया था। इसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये कहा था कि जब वो मृत्यु हो गई थी, जब वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी, तब ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी इनकी तुलना जो है कि मर्द से की थी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के पसीने छुड़ा दिए थे, हाथ ही नहीं आ रही थी, ठीक है। और अंग्रेज बहुत ही परेशान हो गए थे आखिर रानी लक्ष्मीबाई को कैसे हराया जाए। इसका विस्तृत जानकारी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बैच में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरिता किसने लिखी थी? कालिदास, वानभट्ट, भवभूति और कौटिल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, जो कि हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बताता है, हर्षवर्धन के जीवन शैली के बारे में बताता है। हर्षवर्धन कौन थे? वो वर्धन वंश के शासक थे, वर्धन वन के शासक थे, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के ही जो है कि दरबार में बाणभट्ट रहते थे और कालिदास भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट के द्वारा एक और पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम था ये
आपका ये हर्षचरित तो हो गया, और इसके अलावा एक और पुस्तक था इसका, हर्ष पुस्तक, इसका एक और पुस्तक था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। और यहाँ पे हर्षवर्धन के ही शासनकाल में जो है कि चीनी यात्री कौन, आपका हेन त्सांग जो है कि भारत आया था, जिसे हम लोग यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या वर्तमान शाक्यमुनि भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके साथ मुझे याद आया अभी, ये हर्षवर्धन जो बाणभट्ट है, ये तो हर्षचरित लिखे ही थी, इसके साथ साथ कादम्बरी भी लिखे थे, कादम्बरी, कादम्बरी, ऐसे ही ना कादम्बरी लिखाएगा। चलिए, कादम्बरी और हर्षचरित जो है कि किसने लिखा था, बाणभट्ट ने, ठीक है। कभी कभी भूल जाते हैं, होता है। अब आप लोग को लग रहा हो कि इसको आता नहीं है, तो जैसा आप लोग सोचिए, लेकिन कभी कभी जो है कि दिमाग स्ट्राइक नहीं कर पाता है उस वर्ड को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास को कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है, मतलब किस पीरियड से किस पीरियड को हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 से 16 शताब्दी के बीच इसके मध्यकालीन भारत का इतिहास को रखा गया है, ठीक है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, इसका सही आंसर आप लोग दे दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तक्षशिला। तक्षशिला में जो है कि बिंदुसार के शासन काल के दौरान जो है कि अशांति फैली थी, तो इसने बिंदुसार ने अपने बेटे किसको, अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। बिंदुसार कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी थी, हड़प्पा, कालीबंगन, चुनहेद्रो, मोहनजोदड़ो। तो आप लोग काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय या फिर 5 स्तरीय। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। 3 स्तरीय जो है कि पंचायती राज की संरचना जो है कि सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त बैठक कहलाती है मुद्रा संकुचन, विस्फीति, स्टैगफ्लेशन या फिर रैक्यूफ्लेक्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रैक्यूफ्लेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है, अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट, ममचा पड़वा। यहाँ पर ममचा पड़वा नहीं होगा, नमचा पड़वा होगा, ठीक है। आप इसको न म कर लीजिएगा, ऐसे लिखा जाएगा, नमचा पड़वा, ठीक है। ममचा पड़वा नहीं, नमचा पड़वा, ठीक है। नमचा पड़वा जो है कि तिब्बत में है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन, पर्वत चोटी भारत में है, तो मकालू जो कामेट जो है कि हमारा भारत में पड़ता है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। बाकी अन्नपूर्णा और मकालू जो है कि कहाँ पड़ता है, तो ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अन्नपूर्णा और मकालू नेपाल में पड़ता है, कामेट हमारा भारत में पड़ता है। कामेट जो है कि आपका बृहद हिमालय का एक भाग है। बाकी अन्नपूर्णा और मकालू और ये नमचा पड़वा, ये चारों जो है कि बृहद हिमालय के भाग हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय और ये हो गया शिवालिक। तो ये जो बृहद हिमालय है, यही बृहद हिमालय पे जो है कि कामेट है, नमचा पड़वा है, और आपका ये क्या नाम है इसका, अन्नपूर्णा है और मकालू है। ये चारों जो है कि बृहद हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। नमचा पड़वा जो है कि तिब्बत में पड़ता है, जो कि इधर है, और अन्नपूर्णा और मकालू जो है कि नेपाल में पड़ते हैं, और कामेट हमारा भारत में पड़ता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पृथ्वी का केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, नीफे, सीमा, सीमा, सियाल, नीफे, नीफे, सियाल, सीमा। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर मैं ये पृथ्वी को काटूं, तो सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट।
बीच वाले भाग को मेंडल कहते हैं। बीच वाले भाग को हम लोग, इधर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं, मेंडल कहते हैं। और अंतिम वाले भाग को कोर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्रस्ट। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा आएगा। मैंने ये क्या बना दिया है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो देखें। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमारी पृथ्वी जो है कि पृथ्वी का 3 लेयर हम लोग माने हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। ठीक है, क्रस्ट में जो है कि हम लोग सियाल को रखते हैं। क्रस्ट में किसको रखते हैं, सियाल को। सियाल का मतलब होता है सियाल, मतलब इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है क्रस्ट में, तो इसे कहते हैं हम लोग सियाल। ठीक है, मेंटल में हम लोग रखते हैं किसको, सीमा को। किसको रखते हैं, सीमा को। तो नाम से ही स्पष्ट है, SI से सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम। ठीक है, कोर में हम लोग नीफे को रखते हैं, नीफे। Ne से निकेल और Fe को हम लोग लोहा बोलते हैं, तो लोहा। ठीक है, तो यानी कोर में हमारा निकेल और लोहा पाया जाता है, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, और क्रस्ट में जो है कि सियाला और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है, मतलब जो प्रगत का जो क्रमागत विन्यास कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप परेशान मत होइए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ बताया जाएगा कि ये कैसे सियाल हुआ, सीमा हुआ, नीफे हुआ, जो कि फाउंडेशन क्लास में चलेगा। यहाँ पे केवल सेट वाली बात होगी। ठीक है, चलिए, भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, वह है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा केरल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, और कितने राज्य जो है कि भारत के कितने राज्य जो है कि तटरेखा से लगे हुए हैं। तो टोटल कितने राज्य हैं, 8 राज्य। टोटल 8 राज्य हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, कौन कौन से हैं वो मैप से देख लीजिए तो ज़्यादा याद रहेगा। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नहीं 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 होगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य। ठीक है, 8 राज्य ऐसे हैं जो कि कहाँ से सटे हुए हैं, तो समुद्र तट से सटे हुए हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिणी भारत में स्थित है। मतलब नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण भाग में और दक्षिण भारत में स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी हमें पता है कि दक्षिण में ही है। ठीक है, और तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पे है। पाल घाट है, कौन सा दर्रा है, तो पाल घाट है, भोर घाट है, थाल घाट है या फिर बाल घाट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर इसका पाल घाट हो जाएगा। पाल घाट जो है कि ये नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में स्थित है, पाल घाट दर्रा। ठीक है, भोर घाट और थाल घाट की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं। एक मोल होगा, यहाँ मोल होगा, मॉल नहीं होगा, मोल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन या फिर कॉस्मेटिक विकिरण। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है कि सूर्य में ऊर्जा मिलती है।
क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का टूटना और हीलियम का बनना, इसी से जो है कि नाभिकीय संलयन की ये क्रिया है, और इसी से जो है कि क्या होता है कि सूर्य में ऊर्जा बनती है। नाभिकीय विखंडन जो है कि परमाणु बम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, पीतल किस मिश्र धातु का है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए, कार्बन और जिंक का ये पीतल जो है कि मिश्र धातु है। इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, या फिर कोयले का जलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी का उबलना। पानी का उबलना जो है कि रासायनिक कारण नहीं है, पानी का उबलना भौतिक कारण है। ठीक है, पानी का उबलना भौतिक कारण है। और मुद्दा है कि भौतिक कारण क्या है और रासायनिक कारण क्या है। तो भौतिक कारण उसे कहते हैं कि जो अवस्था पहले है वही अवस्था अगर परिवर्तन होने के बाद फिर से वो पुराने अवस्था में आ जाए तो उसे हम लोग भौतिक कारण कहते हैं। लेकिन रासायनिक कारण कहते हैं कि पहले की अवस्था को छोड़कर दूसरे अवस्था में चले जाना रासायनिक अवस्था कहते हैं, अर्थात पहले की अवस्था में पुनः वापस ना आना रासायनिक अवस्था कहलाते हैं। जैसे कागज को अगर हम जला देंगे तो जला हुआ भाग को हम फिर मोड़ मार के जो है कि कागज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर ऑप्शन था एक दूध का खट्टा होना। दूध अगर खट्टा हो गया तो फिर खट्टे खट्टे दूध को जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि दूध प्रॉपर दूध नहीं बना सकते। ठीक है, कोयले का जलना, कोयला अगर जल गया तो फिर से उसे कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे ऑप्शन था पानी का जलना, पानी का उबलना। तो पानी अगर उबल रहा है तो ठंडा होकर फिर से पानी हो जा सकता है। तो ये भौतिक क्रिया है, ना कि रासायनिक क्रिया। मानव खोपड़ी में कुल हड्डी होती है 29, 30, 24 या 21। इसका सही आंसर आप लोग क्या दीजिए? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 29 हड्डी होते हैं। टोटल खोपड़ी स्कल में, कलम अब काम नहीं करने लग रहा है, कलम अब बंद हो गया है। ठीक है, मैं दूसरे कलम से ट्राई करता हूँ, शायद इससे चले। ठीक है, कलम सॉरी स्कल, ये कलम भी काम नहीं कर रहा है, आप लोग ऐसे ही समझिए। ठीक है, चलिए, स्कल जो होता है खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होती है। 29 हड्डी में जो है कि फेस में जो होता है 14 हड्डी होता है। ठीक है, और कान की बात करें तो 6 हड्डी होता है। ठीक है, और आपके कपाल की बात करें तो 8 हड्डी होता है। और एक होता है हाइड्रोड, जिसे हम लोग जो कंठ के पास होता है, आप लोग देखे होंगे कि कंठ के पास एक हड्डी होता है, उसे हाइड्रोड बोलते हैं, वो होता है एक। ये टोटल को मिलाइएगा तो आपका टोटल 29 हड्डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, डीएनए किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम या फिर गोल्जी कॉइल? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए जो है कि किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका? डीएनए का। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। अब केंद्रक की बात आई तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और ये केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक का काम होता है कि कोशिका को नियंत्रित करना, अर्थात कोशिका को कंट्रोल करना। जैसे हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। उसी तरह कोशिका को कंट्रोल हमारा ये आपका केंद्रक करता है, अर्थात न्यूक्लियस करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली हम लोगों ने समझा था पिछले क्लास में। कोशिका झिल्ली होता है एक तरल पदार्थ का ये होता है। मान लीजिए कि ये कोशिका झिल्ली है, इसमें एक तरल पदार्थ होता है, उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है कि कोशिका झिल्ली में जो का काम होता है कि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉइल है, राइबोसोम है, केंद्रक है, क्रोमोसोम है, ये सब आपस में टकराए ना तो उसमें एक तरल पदार्थ मतलब वो लिक्विड की तरह होता है जो कि उसको आपस में टकराने से रोकता है। ठीक है, तो उसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। राइबोसोम को आप लोग पता है, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन ऑफ द फैक्ट्री राइबोसोम को हम लोग कहते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉइल का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। गोल्जी कॉइल का ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है। जहाँ भी
क्या बोलते हैं कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ तुरंत से ये एनर्जी गोल्जी को भेजने का काम करता है। ठीक है, चलिए रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा जीन हेनरी ड्यूनेट्स। जीन हेनरी ड्यूनेट्स जो है कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक है। ठीक है, क्वेश्चन 23 कह रहा है माई अनफ्लोक्टेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, मायावती, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी और स्यू क्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है कि इस किताब आत्मकथा की मतलब इसकी आत्मकथा ममता बनर्जी की ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूं तो 24 में कह रहा है प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था, गुवाहाटी, पणजी, शिलोंग या फिर ईटानगर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिलोंग। शिलोंग कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 कह रहा है टाइगर किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, इसमें टाइगर नहीं होगा, टाइगर वुड होगा, ये छूट गया है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन। तो ये बैडमिंटन, ये गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का सीरीज को कंप्लीट किया है। आई होप आपको इसमें अच्छे मार्क्स आए होंगे, और मार्क्स अपना आप कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, इसमें अपना ये मार्क्स जो है कि डालें, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग जो है कि सिंसियर इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने मार्क्स को शेयर कर रहे हैं। ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन हल्का लग रहा है, ये हल्का क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपकी ये भूल है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है। ये जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वही मैं दे रहा हूँ। मैं अपने मन से एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं इंक्लूड किया हूँ। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है वही क्वेश्चन आपके पास परोसा जा रहा है, और आप लोग इसमें अच्छे नंबर ला रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ सके और आप लोग टाइम से क्लास में आ सके। क्लास का टाइमिंग है आपका 2 PM। मैं क्लास के रूटीन को आपको थोड़ा समझा देना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग की क्लास जो है कि 6 बजे सुबह से ही ऑन हो जाती है। पहले चलता है करेंट, कलम काम कर नहीं रहा है, पहले चलता है करेंट 6 बजे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 10 बजे जो है कि आपका ऑल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस सेट चलता है। फिर आपका 2 बजे आपका बैच SI का चलता है। फिर आपका 9 बजे रात में जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इसका जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर पूरे बैच का जो है कि शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा, और मैं आपको प्रीवियस लिंक भी डाल दूंगा, ताकि आप जो लोग इस चैनल पे भी नए हैं वो लोग प्रीवियस लिंक पे जाके प्रीवियस क्लास देख लें, ताकि उनको मतलब अपने तैयारी पे भरोसा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और शेयर किया, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।